हरवंश राय बच्चन साहब की एक बहुत खूबसूरत कविता है, राह चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। मतलब जब भी हम कोई नया रास्ते पर चलें, उस रास्ते पर चलने से पहले ये जान लें उस रास्ते पर क्या आने वाला है। दोस्तों, अब आपका जो नया रास्ता शुरू होने वाला है, अब प्रीलिम्स की तैयारी आप शुरू करने वाले हैं। तो अब हम प्रीलिम्स 2024 की जब तैयारी करें तो ये समझ लें, ये समझने की कोशिश करें कि बेस्ड ऑन द प्रीवियस ट्रेंड्स अब यूपीएससी क्या कर सकता है। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट मील का पत्थर है यूपीएससी 2023 का पेपर। हाँ जी हाँ दोस्तों, 2023 के पेपर में यूपीएससी ने काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न में चेंजेस किए, जिसकी वजह से वो पेपर स्टूडेंट्स को काफी टफ भी लगा और होपफुली शायद कट ऑफ भी काफी कम जाएगा। लेकिन आइए समझते हैं वो पैटर्न्स में चेंजेस क्या हैं और उनसे आपकी तैयारी पर क्या इंपैक्ट पड़ना चाहिए इन टर्म्स ऑफ क्या हमको पढ़ना है, क्या हमको नहीं पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। आइए देखते हैं। ब्रॉडली अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि एक तो यूपीएससी ने कोशिश करी है कि एलिमिनेशन टेक्निक्स को एलिमिनेट करा जाए। बेसिकली जो जुगाड़बाजी थी उसको यूपीएससी ने समाप्त करने का बीड़ा उठाया इस बार इन बाय चेंजिंग द डिफरेंट पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस। सिमिलरली देयर वर न्यू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, अनऑर्थोडॉक्स एरियाज से यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट किए। एंड लेट्स सी व्हाट अदर चेंजेस यूपीएससी इज डन इन दिस ईयर्स पेपर। देखें दोस्तों, अगर हम पास्ट ईयर का पेपर देखें, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखें तो हम पाएंगे कि अर्लियर अगर हम एक भी स्टेटमेंट को कई बार एलिमिनेट करते थे तो उससे हमारा आंसर आ जाता था। जैसे कि हम इस क्वेश्चंस को देखते हैं कि विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड इंक्रीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो इनमें से किस पार्ट से डिमांड पुल इन्फ्लेशन में आपका जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ सकता है। तो अगर हम देखें कि राइजिंग इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली राइजिंग इंटरेस्ट रेट इज समथिंग, अगर हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं तो उससे इन्फ्लेशन जो डिमांड साइड का है वो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि देयर विल बी मोर प्रोपेंसिटी टू सेव। और अगर हम लैंडिंग की बात करें तो लैंडिंग भी महंगी हो जाएगी। तो बेसिकली अगर हम फिफ्थ पार्ट को एलिमिनेट कर देते हैं तो हमारा आंसर एक्चुअली ए आ जाता है। सो अर्लियर इस तरह के क्वेश्चंस आते थे जहां पे अगर हम एक भी स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो हमारा आंसर आ जाता था। लेकिन अब ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जहां पे अगर आपको तीन स्टेटमेंट्स के बारे में पता भी है, लेट्स से अगर आपको केवल एक पता है, दो पता, तीसरा नहीं पता है, तो आप आंसर तक अराइव ही नहीं कर सकते। कम से कम यहां पे ये तो था कि अगर एक भी एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट हो रहे थे। लेकिन यहां पे वो पॉसिबिलिटी जा चुकी है, क्योंकि यूपीएससी अब पूछ रहा है कि इनमें से कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। एक करेक्ट है, दो करेक्ट है, तीन करेक्ट हैं या कोई भी करेक्ट नहीं है। बेसिकली वी नीड टू नो ऑल थ्री काइंड ऑफ स्टेटमेंट। सिमिलरली अगर हम मैच द कॉलम में भी बात करें तो सिमिलर पैटर्न आता है। अर्लियर मैच द कॉलम में अगर हमको एक कॉलम भी पता है, दो कॉलम भी पते हैं, तो उससे हम एबीसीडी में एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन अब जो मैच द कॉलम आ रहे हैं उसमें वी नीड टू नो कि एग्जैक्टली उस पेयर का मैच कैसा है। इससे क्या पता चलता है, इससे हमको क्या सीखने को मिलता है, या इससे हमको अपनी तैयारी में क्या चेंजेस करने चाहिए। दोस्तों, पहले जब लोग प्रीलिम्स की तैयारी करते थे तो कई बार ऐसा होता था कि लोग इस चीज पे रिलाई करते थे कि हम शायद पहचान लेंगे ऑप्शंस में, या हमको अगर दो स्टेटमेंट्स आएंगे तीसरे को गैस वर्क कर लेंगे, एलिमिनेशन से सॉल्व कर देंगे। दोस्तों, ये जो पैटर्न है ये आपकी एग्जैक्ट नॉलेज चेक करता है। तो बेसिकली आप जो भी चीज पढ़ें उसको कोशिश करें याद करने का, क्योंकि जितना बेहतर आप याद कर पाएंगे, रिवाइज कर पाएंगे, एग्जाम हॉल में रिकॉल कर पाएंगे, उतना ही बेहतर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। इसका सॉल्व करने का कोई और तरीका है ही नहीं कि हम एलिमिनेशन पे चले जाएं। बेसिकली यूपीएससी अब चाहता है कि आपको एग्जैक्टली पता हो कि कौन सा पेयर जो है वो सही है, कौन सा पेयर इनकरेक्टली मैच्ड है, और ये केवल बार बार रिवीजन से और याद करने से ही आएगा। तुक्काबाजी के भरोसे हमको नहीं रहना है इसका मतलब, और हमको रिवीजन कार्ड्स बार बार बनाने हैं ताकि हम इन सारे टॉपिक्स को याद कर पाएं। आइए देखते हैं और क्या चेंजेस यूपीएससी ने किए हैं। सिमिलरली हम देखते हैं कि कोई भी क्वेश्चन यूपीएससी अब पूछ रहा है काफी डेप्थ में पूछ रहा है। लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन कि इनमें से जो डायनेस्टीज हैं, जो इतनी सारी डायनेस्टी हैं, उनमें से कितनी डायनेस्टी अर्ली 8th सेंचुरी में एस्टेब्लिश हुई हैं। अब आपको एग्जैक्टली हर डायनेस्टी के बारे में पता होना चाहिए कि वो टाइम लाइन्स में कहां फिट बैठती है। दोस्तों, दिस इज अबाउट द बेयर मिनिमम नॉलेज। यूपीएससी आपका चेक कर रहा है कि कम से कम हर डायनेस्टी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि जब भी हम कोई टॉपिक को पढ़ें, ना केवल याद करें, ना केवल रिवाइज करें, बल्कि उसको सफिशिएंट डेप्थ में भी पढ़ें। मतलब इतना बेयर मिनिमम इंफॉर्मेशन उस टॉपिक के बारे में याद रखें कि वो क्वेश्चंस आपको, अगर कोई डेप्थ में कोई थीम पे क्वेश्चन आता है तो आप उसको सॉल्व कर पाएं। तो सुपरफिशियल नॉलेज पे काम नहीं करना है, हमको थोड़ा डेप्थ में जाके अब टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा।
अनदर इंपॉर्टेंट चेंज इज कि कुछ नए टाइप के थीम्स अब इमर्ज हो रहे हैं, कुछ नए टाइप से क्वेश्चन अब इमर्ज हो रहे हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि इस साल यूपीएससी ने होम गार्ड्स पर क्वेश्चन पूछा, इसके पहले यूपीएससी ने प्रिजन कैसे मैनेज होते हैं उस पर क्वेश्चन पूछा स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। वैसे ही क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि फरलॉ पैरोल में क्या अंतर है, जुडिशियल कस्टडी कैसे डिफरेंट है पुलिस कस्टडी से। तो बेसिकली हम देखते हैं कि न्यू थीम्स आर इमर्जिंग। अर्लियर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे उतना फोकस नहीं था, बट डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, बीट पुलिस, जेल, यूपीएससी अब क्वेश्चंस पूछ रहा है। और ना केवल ये न्यू थीम्स इमर्ज हो रही हैं, बल्कि ये सारी जो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं ये हम आए दिन न्यूज़पेपर में देखते रहते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा न्यूज़पेपर जब हम पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर जब हम पढ़ रहे हैं, तो हम ऐसी चीजों को पिक करने की आदत डालें जो बार बार हमारी आंखों के सामने से जा रही हैं, और वो आपका सबसे बड़ा हथियार साबित होंगे जब आप प्रीलिम्स का पेपर देखने जाएंगे। तो प्रीलिम्स के पेपर के लिए करंट अफेयर जब पढ़ रहे हैं तो केवल रट्टाफिकेशन के पर्सपेक्टिव ना पढ़ें, इस पर्सपेक्टिव से भी पढ़ें कि क्या न्यू थीम्स इमर्ज हो सकती हैं, इन न्यू एरियाज में यूपीएससी जा सकता है। जैसे अभी इस बार जो क्वेश्चन आया है, तो नेक्स्ट ईयर वी कैन परहैप्स प्रेडिक्ट कि शायद सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ यूपीएससी चला जाए। बेसिकली जो हमारे डिफरेंट सीएपीएफ्स हैं, उनका मैंडेट क्या है, वो कहां पे काम करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, यहां पे अब यूपीएससी जा सकता है, क्योंकि एक पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में यूपीएससी ने यहां पे पूछ लिया है। सिमिलरली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक नई थीम्स इमर्ज हो रही है जो हमको करनी है। आइए देखते हैं और क्या चेंजेस यूपीएससी ने किए हैं। स्पोर्ट्स के क्वेश्चन जो जनरली हम जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं ना, एसएससी, बैंकिंग, वहां पे तो हम स्पोर्ट्स क्वेश्चन काफी देखते हैं, बट यूपीएससी में काफी सालों से स्पोर्ट्स के क्वेश्चन नहीं आ रहे थे। बट अब हमने देखा है कि यूपीएससी स्पोर्ट्स के क्वेश्चन रिसेंट ईयर्स में पूछने लग गया है, तो एक नई थीम स्पोर्ट्स की भी इमर्ज हो रही है। तो दोस्तों, जब हम पीवाईक्यूज को एनालाइज करें तो हम ये देखें कि यूपीएससी लास्ट के 3-4 सालों में इन न्यू थीम्स की ओर जा रहा है, इन न्यू एरियाज को पकड़ रहा है, ताकि हम जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं उनमें कम से कम उन टॉपिक्स को ज्यादा अच्छे से पढ़ लें जहां हमको लगता है कि ये थीम्स, नई थीम इमर्ज हो रही है। तो बेसिकली नेक्स्ट ईयर यूपीएससी कैन फर्दर गो इन टर्म्स ऑफ मोर नंबर ऑफ अवार्ड्स, तो उसको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हमको कर लेना चाहिए। ठीक है, ये एक नया पैटर्न यूपीएससी ने साल शुरू किया इन टर्म्स ऑफ प्रीलिम्स पेपर। आपके सीएपीएफ में तो यूपीएससी बार-बार ऐसे क्वेश्चन पूछता रहता है जिसमें आपको 2 स्टेटमेंट दिए जाते हैं। ना केवल आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट सही है या गलत, बल्कि ये भी पता होना चाहिए कि वो स्टेटमेंट इसका स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। दोस्तों, ये ना केवल फैक्चुअल करेक्टनेस डिमांड करता है कि हमको ये पता हो कि 1 और 2 करेक्ट है कि नहीं, बल्कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन का मतलब है हमको एब्सोल्यूट कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी होनी चाहिए। जो स्टेटमेंट 2 है वो स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं भी कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट्स डिपेंड्स ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ द electricity production. अब ये factually the statement is right. We know कि majority of our electricity comes from the coal based plants only. लेकिन जो second statement आइए उसको देखते हैं, वो क्या कहता है कि यूरेनियम enriched to extend to at least 60% is required for the production of electricity. अब यहाँ पे इस statement की factual अगर हम बात करें तो फैक्चुअल नेचर में ही चेंजेस हैं। बेसिकली ये फैक्चुअली काफी गलत है, क्योंकि अगर हम देखेंगे कि 60% के एनरिचमेंट की अगर हम बात होती है तो बेसिकली हम वेपन ग्रेड यूरेनियम के पास पहुंच जा रहे हैं, जो करंट अफेयर्स में काफी न्यूज में रहता है। अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो ये काफी ज्यादा न्यूज में रहा था कि अगर इतना एनरिच्ड अगर यूरेनियम है तो वेपन ग्रेड के लिए उसका इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे तो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ये जान के कि स्टेटमेंट 2 अपने आप में गलत है और हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन अगर हम यहां पे देखते हैं तो पाते हैं, आइए देखते हैं वो 2 स्टेटमेंट्स क्या हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि रिसेंटली सारे सेंट्रल बैंक्स ने अपनी इंटरेस्ट रेट को हाइक कर दिया है, दैट इज स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 इज सेंट्रल बैंक्स जनरली अज्यूम दैट दे हैव एबिलिटी टू काउंटरैक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस वाया मॉनेटरी पॉलिसी मींस। बेसिकली अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट को इंडिपेंडेंटली देखें तो ये सही स्टेटमेंट्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सेंट्रल बैंक्स जब मॉनेटरी पॉलिसी से कंज्यूमर प्राइसेस को, इन्फ्लेशन को इंपैक्ट करने का प्रयास करते हैं तो वो मानते हैं कि वो डिमांड साइड को कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, इंडिपेंडेंटली दिस स्टेटमेंट इज राइट, इंडिपेंडेंटली दिस स्टेटमेंट इज आल्सो राइट, क्योंकि रिसेंटली हमने ट्रेंड देखा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं। आपने न्यूज पेपर्स में, विज्ञापनों में देखा होगा कि डिफरेंट बैंक्स जो हैं अट्रैक्टिव एफडीज, अट्रैक्टिव सेविंग रेट्स के विज्ञापन भी कर रहे हैं, ऐड भी कर रहे हैं। तो बेसिकली यही दिखाता है कि इंटरेस्ट रेट जनरली ही बढ़ गए हैं। लेकिन क्या स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट उनका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? जी हाँ दोस्तों, इस केस में है। सो बेसिकली यूपीएससी अब ये जानना चाहता है कि स्टेटमेंट 2
स्टेटमेंट 2 जो है क्या वो सही अजम्पशंस, स्टेटमेंट 2 का जो एप्लीकेशन है क्या वो स्टेटमेंट 1 में है, जो बेसिकली सी सेट के लेवल पे भी चीजें चली जाती हैं। बेसिकली अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो तभी आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। जो जनरली साइंस के जो क्वेश्चंस होते हैं वहां भी काफी ज्यादा इसका एप्लीकेशन आप देख पाएंगे। तो अब अगर मैं गोइंग फॉरवर्ड आपसे बात करूं तो ना केवल चीजों को डेप्थ में पढ़ना है, चीजों को याद रखना है, रिवाइज करना है, बल्कि हमको यह भी इंश्योर करना है कि हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को समझ सकें। क्योंकि अगर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को हमने समझ लिया तो हम स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 के जो कॉजेशंस हैं हम समझ पाएंगे, और हम ए और बी में अगर हमको चूज करने को आ जाए, अगर दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो हम बता पाएंगे कि ए और बी दोनों ही स्टेटमेंट में से, ए और बी दोनों ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है वो ज्यादा बेहतर है। तो दोस्तों अब तक हमने बात करी कि क्या क्या चेंजेस आए। ओवरऑल ये चेंजेस इसलिए ज्यादा खतरनाक लगे और शुड से डिफिकल्ट लगे तो यूपीएससी ने नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐसे न्यू पैटर्न पर काफी ज्यादा बढ़ा दिए। मेजॉरिटी ऑफ द पेपर वर ऑन दीज लाइंस ओनली। अगर हम बात करें ओनली 1 पेयर करेक्ट, ओनली 2 पेयर करेक्ट, चाहे इस तरह क्वेश्चंस की बात करें, या स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का सही एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, इस तरह क्वेश्चंस की बात करें। एंड बिकॉज ऑफ दिस न्यू चेंजेस, क्योंकि एस्पिरेंट जनरली पुराने टाइप्स की प्रैक्टिस, सॉरी जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है उसको प्रैक्टिस कर रहे थे, और उसकी वजह से ये नए चेंजेस हैं उनमें वो उतना अडॉप्ट नहीं कर पाए एंड दे फाउंड इट डिफिकल्ट। तो आगे चल के हमको क्या करना है वो हम बता चुके हैं इन टर्म्स ऑफ कंटेंट कवरेज, इन टर्म्स ऑफ रिवीजन, इन टर्म्स ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी। लेकिन क्या रहा उतनी डिफिकल्ट है जितनी लग रही है। मैं आपसे दोस्तों ये कहूंगा कि देखो जो है सो है ना, जो पैटर्न चेंज हो रहा है सो हो रहा है। अब हम खुद को कैसे बेहतर प्रिपेयर कर सकते हैं, ये एक अच्छे एस्पिरेंट्स की निशानी होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उन थीम्स को आइडेंटिफाई करना सीखें। जैसे हम देखते हैं कि 2023 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा जो डिफरेंट इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एक्ट्स हैं इंडिया के, उनके बारे में। और ये थीम ना केवल 2023 में पूछी गई है बल्कि 2021 में और 2022 में भी पूछी गई है। द पॉइंट आई एम मेकिंग इज, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इवोल्यूशन ऑफ अवर कंट्री इज सो इंपॉर्टेंट तो हम इस थीम को अच्छे से याद ही क्यों नहीं कर लेते। क्यों ना हम ये इंश्योर करें कि इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए, किसी भी पैटर्न में आए, ओनली 1 पेयर करेक्ट में आए, ओनली 2 पेयर करेक्ट में आए, किसी भी पैटर्न में क्वेश्चन आए और हम इनको सही कर दें। सिमिलरली हम देखते हैं कि बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट थीम हर साल यूपीएससी की रही है। तो क्यों ना हम इन थीम्स को इतना ज्यादा प्रिपेयर कर लें कि यूपीएससी चाहे उनको ओनली 1 पेयर करेक्ट में पूछे, ओनली 2 पेयर करेक्ट में पूछे, या मैच द कॉलम में पूछे, कैसे भी पूछ ले हम उसको आंसर कर दें, क्योंकि हमें उसका आंसर पता है, वो कंटेंट हमने बहुत डेप्थ में पढ़ा है, बहुत बार रिवाइज किया है और अल्टीमेटली हमको वो याद हो गया है। सिमिलरली हमने देखा है कि पॉलिटी में भी यूपीएससी डिफरेंट इंपॉर्टेंट टर्म्स के कॉन्सेप्ट्स के पीछे आपसे काफी क्वेश्चन पूछती है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का क्वेश्चन हो, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का क्वेश्चन हो, या कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मीनिंग क्या होता है ये वाला क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चंस का एक ही थीम है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। लिबर्टी का मतलब क्या है, ये सारे क्वेश्चन बेसिकली उन इंपॉर्टेंट टर्म्स के थीम्स के ऊपर हैं जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। तो अगर हम रिपोजिटरी तैयार कर लें इन सारे टर्म्स की और उनकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बेहतर कर लें, तो क्या आपको नहीं लगता कि कैसा भी पैटर्न आ जाए आप बेहतर तरीके से इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे ही मैप्स हैव आल्सो बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी ईयर वी सी क्वेश्चंस ऑन द मैप, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो हमको देखने को मिलते हैं। तो क्यों ना हम मैप्स के जो इंपॉर्टेंट, स्पेशली जो प्लेसेस न्यूज में रहते हैं, जो एरियाज न्यूज में रहते हैं, वहां का मैप हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। देखिए दोस्तों, जो डिफिकल्ट पैटर्न आएगा वो सबके लिए आएगा, है ना, चेंजेस करेगा यूपीएससी सबके लिए करेगा, लेकिन आपकी मेहनत आपसे कोई नहीं ले पाएगा। लेकिन मेहनत तब नहीं ले पाएगा जब आप मेहनत सही डायरेक्शन में करेंगे। तो पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि जो इंपॉर्टेंट थीम्स हर साल यूपीएससी पूछ रहा है, क्यों ना हम पहले उनको प्रायोरिटाइज करें, क्यों ना हम पहले उनको याद करें, तब हम बाकी चीजों पर जाएं। क्योंकि होता यह है कि जब बच्चे का प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है, वो ये सोचता है कि मैं ये भी पढ़ लूं, मैं वो भी पढ़ लूं, मैं 50 चीजें पढ़ लूं, और 50 चीजों को पढ़ने के चक्कर में उसको कुछ भी याद नहीं रहता, एंड कॉन्सिक्वेंटली फिर वहां गैस वर्क करता है। आप खुद से पूछिएगा, क्या आपका प्रीलिम्स ना होने का एक रीजन ये है कि आपको चीजें याद नहीं आ रही थी, आप ज्यादा कंफ्यूज्ड थे 3 ऑप्शंस के बीच में, 2 ऑप्शंस के बीच में? क्या लैक ऑफ रिवीजन आपकी वजह था, लैक ऑफ कंटेंट कवरेज आपकी वजह था? और आप पाएंगे कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वाज कि हमने इन थीम्स को अच्छे से कंसोलिडेट ही नहीं किया, याद ही नहीं किया। क्योंकि अगर ये थीमेटिक सुप्रीमेसी कंटिन्यू हो रही है, अगर ये थीम्स पे लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हमको वो क्वेश्चन तो सही करने ही करने चाहिए थे। ठीक है, तो दोस्तों इसी बात को ध्यान में रखते हुए वी एट द आईएएस हब हैव प्रिपेयर्ड थीमेटिक कवरेज फॉर यू। बेसिकली देयर आर सर्टेन हाई आउटपुट थीम्स, जैसा कि मैंने बताया आपको कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स के
कुछ थीम्स हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अगर हम पीवाईक्यूज को एनालाइज करें तो हम पाएंगे कि सर्टेन कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया टर्म्स ऑफ पॉलिटी का, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का। वैसे ही हर सब्जेक्ट्स में कुछ कुछ हाई प्रायोरिटी थीम्स हैं जो आपको सबसे पहले कर लेनी चाहिए। ऐसे ही दोस्तों इसी बात का ध्यान में रखते हुए वी एट द आईएएस हैव कम विद हाई आउटपुट थीम्स, जो ना केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस पर बेस्ड हैं, बल्कि नेक्स्ट ईयर के लिए भी आपको बताएंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्टेड थीम्स हैं जो करंट अफेयर से डिराइव्ड हो रही हैं। तो दोस्तों इन सारी चेकलिस्ट को डाउनलोड करने के लिए केवल गूगल में सर्च करिए द आईएएस हब हाई आउटपुट थीम्स फॉर फ्री। ये गूगल बाबा आपको इस पेज पर लेके आ जाएंगे एंड हियर यू विल सी subjects wise categorization of high output themes. As of now Economy and SNT have been uploaded, बाकी भी हम जल्दी जल्दी अपलोड आपके लिए कर देंगे। और बेसिकली दिस इज अबाउट द डिफरेंट चेकलिस्ट कि भैया फिजिक्स में मुझे पता है कि हर साल यूपीएससी जो डिफरेंट टाइप्स के फंडामेंटल फोर्सेज हैं, पार्टिकल्स हैं, वो इंपॉर्टेंट है, वहां पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्या ये टॉपिक मैंने कवर किया कि नहीं किया, क्या मैंने फंडामेंटल्स ऑफ ऑप्टिक्स और उसका डेली लाइफ में क्या योगदान है वो मैंने कवर किया कि नहीं किया। सिमिलरली अगर मैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की बात करूं या स्पेस के कॉन्सेप्ट्स की बात करूं तो मैंने डार्क मैटर कवर किया कि नहीं किया, ब्लैक होल्स कवर किया कि नहीं किया, ग्रेविटेशनल वेव्स कवर किया कि नहीं किया। देखो अगर आप पढ़ लो 50 चीजें, है ना, और आपको वो याद नहीं है और आपको ये इंपॉर्टेंट चीज याद नहीं है, तो आपकी जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं उतने अच्छे से नहीं हुई है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही है कि कुछ और बाद में करना, पहले इन सारे बेयर मिनिमम टॉपिक्स को आप याद कर लीजिए। हेल्थ में यूपीएससी ये बार बार पूछता है कि कौन सा डिजीज कौन सा पैथोजेंस करता है, क्या उसका वेक्टर है, तो क्यों ना हम इस थीम को अच्छे से ही प्रिपेयर कर लें कि भैया बैक्टीरिया से क्या होता है, फंगस से क्या होता है, वायरस से क्या होता है, और हम यूपीएससी किसी भी पैटर्न में वो क्वेश्चन पूछ ले हम उसका आंसर कर देंगे। तो क्यों ना हम थीम वाइज इन चीजों को प्रिपेयर कर लें। सिमिलरली इमर्जेंट टेक्नोलॉजी का लिस्ट आपके सामने दिया हुआ है कि प्रीवियसली यूपीएससी ने क्या क्या पूछा हुआ है और आगे यूपीएससी क्या क्या पूछ सकता है। तो दोस्तों ये सारी चेकलिस्ट आपके लिए अवेलेबल है फ्री में द आईएएस हब की वेबसाइट पर। आप इन चेकलिस्ट को डाउनलोड करिए, अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक करिए कि आप जो चीजें पढ़ रहे हैं सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं कि नहीं कर रहे। और ये जो बेयर मिनिमम पेरेटो प्रिंसिपल कहते हैं ना कि 80% ऑफ आउटपुट 20% सिलेबस से आ जाएगा, 20 तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द आउटपुट इन थीम से आ जाएगा, ये मैं जरूर दावे के संग आपसे कह सकता हूं। तो दोस्तों देर मत करिए, अपनी प्रिपरेशन को अलाइन करिए हाई आउटपुट थीम्स के संग जो आपको सही रास्ते पर लेके जाएंगी और राह चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, आपको उस बाट की पहचान भी कराएंगी कि अब आपका प्रीलिम्स कैसे क्लियर होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में बहुत जल्दी ही, जैसे प्रीलिम्स के ऊपर हम और चर्चा करेंगे और बात करेंगे। तब तक सी यू, बाय बाय, टेक केयर।